हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल एक्सेस में। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं JKSSB जेई 2016 के पेपर को। तो हम उसमें से डिस्कस करेंगे RCC वाली सेक्शन को, यानी कि जो भी RCC एंड कंक्रीट सेक्शन में से क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन इस सेक्शन में पूछा गया था वो था, what is the permissible width of crack in concrete structures as per the IS 456-2000 for moderate environment conditions। तो जब ऑप्शन ए 0.2 mm, ऑप्शन बी 0.4 mm, ऑप्शन सी 0.6 mm एंड द ऑप्शन डी इज 0.8 mm। अब हमें विड्थ ऑफ क्रैक पूछा गया है इन मॉडरेट कंडीशंस। तो जो मॉडरेट कंडीशंस में जो विड्थ ऑफ क्रैक होती है वो होती है 0.2 mm। अब हम बाकी कंडीशंस में भी देख लेते हैं। जब भी कभी माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन आएगी, जब भी कभी माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन आएगी तो एज पर IS 456-2000 इसके अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम विड्थ ऑफ क्रैक होगी इन केस ऑफ माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन वो होगी 0.3 mm। ये आप नोट कर लीजिए साथ साथ प्लीज़। और जब भी कभी मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन होगी तो मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन में जो विड्थ ऑफ क्रैक होगी वो होगी 0.2 mm। और जब भी कभी एक होती है माइल्ड मॉडरेट, उसके बाद क्या आती है कौन कौन सी कंडीशन, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। इन तीन कंडीशंस के लिए जो मैक्सिमम विड्थ ऑफ क्रैक होगी वो होगी 0.1 mm। कैसे याद रखनी है, MSVE। M से माइल्ड, M से मॉडरेट, S से सीवियर, V से वेरी सीवियर और E से एक्सट्रीम। जब भी कभी हम माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन की बात करेंगे तो विड्थ ऑफ क्रैक 0.3 mm। जब भी कभी हम मॉडरेट की बात करेंगे तो मॉडरेट में 0.2 mm। और जो बाकी तीन कंडीशंस हैं सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम, इन सभी के लिए है 0.1 mm। तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, इस क्वेश्चन में पूछा गया था मॉडरेट इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो मॉडरेट कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो विड्थ ऑफ क्रैक होती है वो होती है 0.2 mm। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग Indian Standard Code has the live or imposed loads specified for different types of floor? Option A is IS 456, option B is IS 800, option C is IS 875 and the option D is IS 893। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है लाइव और इम्पोज लोड का कोड, तो वो होता है IS 875। तो चलिए थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो जब भी कभी हम IS 875 की बात करेंगे तो IS 875 दोबारा से लिख लेते हैं, IS 875 1987। ठीक है, इसमें हमारे पास चार किस्म के कोड आते हैं। एक आता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और एक आता है पार्ट 4। जो पार्ट 1 होता है, पार्ट 1 में हम किसकी बात करते हैं, डेड लोड की। और पार्ट 2 में हम बात करते हैं लाइव लोड या फिर इम्पोज्ड लोड। पार्ट 3 में किसकी बात होती है, विंड लोड की। और जो पार्ट 4 में बात होती है स्नो लोड की। यानी कि जब भी कभी IS 875 1987 पार्ट 1 की बात करेंगे हम बात कर रहे हैं डेड लोड की बारे में। और जब भी कभी IS 875 1987 पार्ट 2 जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे लाइव लोड के बारे में। तो जो IS 875 1987 पार्ट 3 कोड ये यूज़ होता है विंड लोड के लिए, और जो पार्ट 4 है ये यूज़ होता है स्नो लोड के लिए। अब हमें क्वेश्चन में यहाँ पर सिर्फ IS 875 पूछा है और कोई आगे पार्ट के बारे में जिक्र नहीं किया गया हुआ। लेकिन अगर हमें पूछा जाता कि पार्ट 1, पार्ट 2 IS 875 1987 उसके बाद
हमें ऑप्शन में दिया होता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अब बताओ इनमें से लाइव और इम्पोज लोड का कोड कौन सा है, तो वो होता पार्ट 2। तो ये नोट कर लीजिए। और जो बाकी कोड पूछे गए हैं हम उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। जो IS 456 होता है ये डिस्कस करता है प्लेन एंड RCC कंक्रीट को, प्लेन एंड RCC कंक्रीट। अब जो IS 800 है ये होता है स्टील कोड, ठीक है ना। 875 को तो हमने भी पार्ट 4 के 4 पार्ट डिस्कस किए। अब जो IS 1893 होता है ये हम यूज़ करते हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स के लिए, यानी कि जब भी कभी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो हम यूज़ करेंगे IS 1893। तो आप इन सभी चीज़ों को प्लीज़ नोट कर लीजिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए रेनफोर्समेंट इन ए बीम इज कट पैरेलल टू इट्स लेंथ इन प्लान। कोई भी हमारे पास बीम है, ठीक है, हमारे पास बीम आ गया, ठीक है ना। तो ये बीम है, जब कभी हम इसको कट करेंगे पैरेलल टू इट्स लेंथ इन प्लान। अब हम इसको पैरेलल टू इन ऐसे कट कर रहे हैं, ठीक है। द रेनफोर्समेंट विल बी रिप्रेजेंटेड इन सेक्शन एज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। ऑप्शन ए इज स्मॉल darkened circle, option B is 2 horizontal parallel lines, option C is 2 crossed lines, option C is 2 vertical parallel lines। जब भी कभी हम बीम को कट करेंगे पैरेलल टू इट्स लेंथ तो हमें 2 horizontal parallel lines दिखेंगी। therefore option B is correct। and the next question is, the characteristic strength of a material is defined as, option A is the value below which not more than 10% of the sample may fail, option B is the value below which not more than 5% of the sample may fail, option C is the value below which not more than 15% of the sample fail। तो ऑप्शन डी में दिया गया है 2.5% का। अब हमें पता है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऐसी स्ट्रेंथ होती है जहाँ पर 95% मटेरियल जो होता है उस वैल्यू को पास कर जाता है और सिर्फ 5% या 5% से कम ही जो होता है वो उसको पास नहीं कर पाता। यानी कि ऐसी 5% से कम ही जो सैंपल होंगे वो उस वैल्यू से फेल कर जाएंगे। therefore ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the compacting factor of a concrete is 0.9 then what will be the workability according to Indian standards। अब हमें बताना है कि हमारे पास कोई भी कंक्रीट है उसका कंपैक्टिंग फैक्टर 0.9 दिया गया है, तो हमें बताना है कि उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपैक्शन फैक्टर और वर्केबिलिटी में क्या क्या रिलेशन है। कंपैक्शन फैक्टर तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। सबसे पहले जब हमारे पास कंपैक्शन फैक्टर 0.78 के आसपास होगा तो जो हमारे पास डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी होगी वो बहुत ही ज़्यादा लो होगी, वेरी लो। और जब भी कभी हमारे पास कंपैक्शन फैक्टर 0.85 के आसपास होगा तो जो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी होगी वो बहुत ही कम होगी, जिसको हम बोलते हैं लो। और जब कभी कंपैक्टिंग फैक्टर 0.92 के आसपास होगा तो जो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी होगी उसे हम कहते हैं मीडियम। और जब कभी कंपैक्टिंग फैक्टर की वैल्यू 0.95 होगी तो इसे हम कहेंगे हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट। तो अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है 0.92, तो जो 0.92 है, सॉरी जो इसमें दिया गया है 0.90, तो ये 0.92 के आसपास है, तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्केबिलिटी होगी कंक्रीट की वो बिल्कुल मीडियम होगी। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for construction of buildings in seismic prone areas the structural engineer should refer which of the following codes along with IS 456। तो अब हमें बताना है कि सीज्मिक प्रोन एरियाज में तो वो होता है 139201993, हम ये वाला कोड यूज करेंगे इन सीज्मिक प्रोन एरियाज। अब जो ये कोड होता है ये किसके लिए यूज करते हैं हम, फॉर डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ आरसीसी।
डिक्टाइल डिटेलिंग ऑफ आरसीसी, यानी कि जब भी हमें कोई भी स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू सीज्मिक फोर्सेस होगा तो उसमें हम यूज़ करेंगे कोड यूज़ करेंगे 139201993, जो किसके लिए प्रैक्टिस में आता है, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम क्लियर कवर इन टू द मेन स्टील बार्स इन कॉलम। अब हमें बताना है कि कॉलम में हमारे पास मिनिमम क्लियर कवर क्या होगा। तो जो कॉलम में जो मेन क्लियर कवर होता है वो होता है 40 mm। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बाकियों का क्लियर कवर भी जान लेते हैं हम। सबसे पहले है स्लैब, उसके बाद बीम, फिर कॉलम, तो फिर फुटिंग। अब हमें बताना है कि स्लैब में क्लियर कवर कितना रहेगा मिनिमम। तो जो स्लैब में क्लियर कवर आता है वो रहता है 20 mm, ये प्लीज़ नोट कर लीजिए। तो बीम में, जो बीम के केस में जो क्लियर कवर रहेगा मिनिमम वो रहेगा 25 mm, और कॉलम के केस में जो क्लियर कवर रहेगा मिनिमम क्लियर कवर वो रहेगा 40 mm, और फुटिंग के केस में जो क्लियर कवर रहेगा वो रहेगा 50 mm। तो अब इसको हम SBCF से भी याद रखेंगे। स्लैब के लिए 20 mm मिनिमम कवर, बीम के लिए 25 mm, कॉलम के लिए 40 mm, तो फुटिंग के लिए 50 mm। तो इस क्वेश्चन में कॉलम का पूछा गया था, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शैल बी द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल शियर रिइंफोर्समेंट। अब हम यहाँ पर वर्टिकल शियर रिइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं इन ए स्ट्रक्चर मेंबर अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द मेंबर इफ डी इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन। अब हमें मैक्सिमम स्पेसिंग बतानी है फॉर वर्टिकल स्टिरप्स। अब अकॉर्डिंग टू IS 456 तो जो मैक्सिमम स्पेसिंग होगी वो या तो 0.75D होगी या फिर 300 mm होगी। इन दोनों में से जो भी कम वैल्यू आएगी, इन दोनों में से जो भी कम वैल्यू आएगी वो ही मैक्सिमम स्पेसिंग होगी वर्टिकल शियर रिइंफोर्समेंट की। अब हमें क्वेश्चन में यहाँ पर 300 वैल्यू तो वैल्यू दी नहीं गई, हमें इन टर्म्स ऑफ डी दी गई है, तो देयरफॉर ऑप्शन सी 0.75D इज करेक्ट। दोबारा से याद रख लीजिए, जो मैक्सिमम स्पेसिंग होगी वर्टिकल शियर रिइंफोर्समेंट की या तो वो 0.75D या फिर 300 mm से कम की वैल्यू होगी। इन दोनों में से हमने कम वैल्यू लेनी है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the minimum grade of concrete used in pre-stressed concrete for pre-tensioned member। अब हमें बताना है कि प्री टेंशनड मेंबर के लिए जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा। तो प्री टेंशनड मेंबर में जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है वो होता है M40। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो चलिए हम कुछ और चीज़ें जान लेते हैं प्री टेंशनड और पोस्ट टेंशनड कंक्रीट के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं प्री टेंशनड कंक्रीट के बारे में। अब प्री टेंशनड कंक्रीट में जो हम मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करेंगे वो होगा M40, और उसके बाद जो मिनिमम क्लियर कवर होगा वो होगा 20 mm का, यानी कि यहाँ पर जो क्लियर कवर है वो कितना है 20 mm। और जो स्ट्रेस ट्रांसफ़र किया जाएगा प्री टेंशन में, तो स्ट्रेस ट्रांसफ़र का मैकेनिज्म क्या होगा, बॉन्ड एक्शन, यानी कि बॉन्ड एक्शन की वजह से प्री टेंशनड बीम्स, प्री टेंशनड मेंबर्स में स्ट्रेस ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं पोस्ट टेंशनड की। पोस्ट टेंशनड की बात करते हैं तो पोस्ट टेंशनड में जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट था वो हम यूज़ करते हैं M30, और उसके बाद जो मिनिमम क्लियर कवर है वो है 30 mm, और जो स्ट्रेस ट्रांसफ़र होगा वो होगा बेरिंग एक्शन से, यानी कि जो स्टील से जो कंक्रीट में स्ट्रेस ट्रांसफ़र किया जाएगा वो किया जाएगा बेरिंग एक्शन से इन केस ऑफ पोस्ट टेंशनड मेंबर। देयरफॉर इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द लिमिट स्टेट डिज़ाइन
As per IS 456/2000, the shape of the compressive stress block of concrete is a combination of rectangular and। अब सबसे पहले हम डायग्राम याद कर लेते हैं जो भी हमारे पास बनती है स्ट्रेस ब्लॉक की, वो क्या है, स्ट्रेस ब्लॉक की डायग्राम की बात कर रहा हूँ। ये आ गया न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि यहाँ तक जो डायग्राम बनती है स्ट्रेस ब्लॉक की बनती है रेक्टेंगुलर, और उसके नीचे जो बनती है वो बनती है पैराबोलिक। ये हमारे पास डायग्राम किसकी है, स्ट्रेस ब्लॉक की। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें पूछा गया है कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर एंड, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज as per IS 456/2000 recommendations, the latest time by which the formwork can be removed from columns, walls and beams is given by which of the following choices। तो जब भी कभी कॉलम्स की, बीम्स की या फिर वॉल्स की फॉर्मवर्क रिमूवल की बात आएगी तो वो मिनिमम होता है 16 to 24 आवर्स। तो अब हमें ऑप्शन में यहाँ पर 16 आवर्स दिया गया है, therefore option C is correct। And the next question is, what is the basic span upon depth ratio specified in the code for control of deflection limit state in structural concrete member for continuous support। तो अब जो बेसिक जो स्पैन अपॉन डेप्थ रेशियो है सब जानते हैं, अलग अलग बीम के केस में क्या आएगी। यहाँ पर हम स्पैन अपॉन डेप्थ रेशियो देख लेते हैं। सबसे पहले जब हम कैंटिलीवर बीम की बात करेंगे तो कैंटिलीवर बीम में जो ये हम उन बीम्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर स्पैन लेस देन 10 मीटर है, जहाँ पर स्पैन क्या है, लेस देन 10 मीटर। अगर वो बीम हमारे पास कैंटिलीवर है तो स्पैन अपॉन डेप्थ रेशियो होगी टू कंट्रोल डिफ्लेक्शन, वो होगी 7। और जब हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जो स्पैन अपॉन डेप्थ रेशियो होगी वो होगी 20। और जब कभी कंटिन्यूअस बीम है तो कंटिन्यूअस बीम में जो स्पैन अपॉन डेप्थ की रेशियो होगी वो होगी 26। ये उस केस में है जब स्पैन आपका लेस देन 10 मीटर है। और जब कभी आपके पास स्पैन ग्रेटर देन 10 मीटर आ जाएगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, स्पैन अपॉन डेप्थ रेशियो तो सेम रहेगी, जैसे कि कैंटिलीवर के केस में 7, सिंपली सपोर्टेड के केस में 20 और कंटिन्यूअस के केस में 26। लेकिन उसके बाद हमें एक और चीज़ भी ऐड करनी है, वो होगा 10 अपॉन स्पैन। 10 अपॉन स्पैन यानी कि अगर हमारे पास स्पैन आ गया 15 मीटर तो हम स्पैन अपॉन डेप्थ रेशियो के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 अपॉन 15। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन बनता था सी 26 इज करेक्ट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तो स्पैन दिया नहीं गया, हम अज्यूम करेंगे कि लेस देन 10 मीटर है। तो जब लेस देन 10 मीटर की बात आएगी तो कंटिन्यूअस स्पीड के केस में 26 स्पैन अपॉन डेप्थ रेशियो बनती है। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कॉलम विद लेटरल टाइज, यानी कि लेटरल टाइज के साथ जो कॉलम की कैपेसिटी है वो PT है, एंड फॉर ए कॉलम विद स्पाइरल रेनफोर्समेंट, अब यहाँ पर जो स्पाइरल रेनफोर्समेंट है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो PS है, देन एज पर IS 456/2000 हाउ मच मोर डज PS हैव स्ट्रेंथ ओवर PT। अब हमें बताना है कि जो स्पाइरल रेनफोर्समेंट है, स्पाइरल रेनफोर्समेंट की कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी एज कम्पेयर टू लेटरल टाइज। अब हमें याद रख लेना है कि जो हेलिकली रिइंफोर्स्ड कॉलम होते हैं, हेलिकली रिइंफोर्स्ड कॉलम या फिर स्पाइरल रिइंफोर्स्ड बोल दें, वो हमेशा ही स्ट्रांगर होंगे देन लेटरल टाइज या फिर लेटरली रिइंफोर्स्ड कॉलम। तो कितने स्ट्रांगर होंगे, वो 5% स्ट्रांगर होंगे। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड द लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर Fe 415 स्टील इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। अब हमें याद रख लेना है कि जो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो अलग अलग केस में अलग अलग है। सबसे पहले हम बात करते हैं Fe 250 की। जब भी कभी Fe 250 की बात आएगी तो जो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगी, Fe 250 के केस में जो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगी वो होगी 0.53
डी। और Fe415 के केस में जो डेप्थ होगी वो होगी 0.48 डी। और जब भी कभी Fe500 की बात आएगी तो वो डेप्थ होगी 0.46 डी। ये किसकी डेप्थ है? एक्सयू लिमिटिंग यानी कि न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है, जो लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है इन केस ऑफ Fe250, Fe415 और Fe500, ये यानी कि वैल्यूज़ हैं। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था Fe415 स्टील के अकॉर्डिंग, तो Fe415 स्टील में आती है 0.48 डी। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे जो वो क्वेश्चंस जो कि आरसीसी और कंक्रीट की सेक्शंस में 2016 के JKSSB JEE सिविल पेपर में पूछे गए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और जो भी मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो आपने अच्छे से नोट किए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सिविल नेक्सस को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।